देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, सोमवार का दिन झारखंड की राजनीति के लिए काफी अहम है। अहम इस मायने में है कि हेमंत सोरेन विधानसभा से विश्वास मत हासिल करेंगे और इसके बाद जो जानकारी आ रही है कि 3:30 बजे के तकरीबन हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी होगा। बहरहाल कौन कौन होंगे कैबिनेट में, क्या कोई नए चेहरे आएंगे, किस किस नाम पर चर्चाएं चल रही है, इन सारे विषयों को बताएंगे। विधानसभा में क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो छात्रों से जुड़ा हुआ खबर है कि लगातार जिस तरह से नियोजन को लेकर के, रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के 4.5 साल से झारखंड के छात्र आंदोलनरत हैं और उसके बाद आज जो लगातार सोशल मीडिया पर हैशटैग करके वायरल किया जा रहा है और वो है कि जेएससीसी लॉलीपॉप कैलेंडर नहीं चलतो, इस तरह के जो हैशटैग करके चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ है कि कंडक्ट जेएससीसी सीजीएल इन अगस्त ओनली, ये सारे चीजें लगातार चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे कि छात्रों को लेकर के आखिर क्यों छात्र इतने उग्र हो गए हैं। बहरहाल पहले हम शुरू करते हैं कि विधानसभा से कल यानी सोमवार को हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। आंकड़े की अगर बात करें तो विश्वासी सीएम बनने में हेमंत को किसी तरह की परेशानी नहीं है। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आराम से उनको जो है वो किसी बिना रुकावट के जो है सो विधानसभा से विश्वास मत हासिल करेंगे। क्योंकि अभी अगर 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा की स्थिति को आप देखेंगे तो 4 विधायक सांसद बन चुके हैं। ढुल्लू महतो, मनीष जायसवाल, जोबा मांझी और नलिन सोरेन। सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया है, यानी 76 विधायक बचते हैं विधानसभा में। उसके बाद स्पीकर चेयर पर रहेंगे यानी 75 विधायक। 75 विधायक में से बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 38 का होता है और INDIA गठबंधन के पास अगर आप देखेंगे तो 27 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं। इसके बाद 16 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास, एक आरजेडी, एक माले और इसके बाद एक झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव, क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी से मान्यता अभी तक नहीं मिली हुई है। तो जाहिर तौर पर इनके पास विधायकों का आंकड़ा जो है बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर देखें 27, 16 अगर आप जोड़ लेते हैं तो 43 होते हैं। इसके बाद आरजेडी के एक 44, माले के एक 45 और प्रदीप यादव 46 विधायकों का इनके पास समर्थन है। और 44 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है सो राज्यपाल को भी हेमंत सोरेन ने दिया था। तो विधानसभा में किसी तरह की कोई भी चीज़ें अगर परिस्थिति पूरी तरह से अनुकूल रही तो वहां पर किसी तरह से विश्वास मत हासिल करने में हेमंत सोरेन को कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। यानी हेमंत जो है सो विश्वासी सीएम बनेंगे। यानी हेमंत 3.0 जो अब चलेगा, क्योंकि इस कार्यकाल में 2.0 हो रहा है। इससे पहले एक कार्यकाल उनका 13 जुलाई से लेकर के 2014 के दिसंबर तक था। तो अब आगे जो सबसे बड़ा सवाल है वो है मंत्रिमंडल विस्तार का। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस दिन हेमंत सोरेन ने, चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके दूसरे दिन जाकर के हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो आग्रह किया था उसमें उन्होंने 7 तारीख का दिन दिया था कि 7 तारीख को वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 7 तारीख यानी रथ यात्रा के दिन, आज के दिन होना था। और इस बाबत जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव ने स्पष्ट तौर पर बयान दिया था लगभग 1 से 1:30 बजे के करीबन की 7 तारीख को हेमंत जी ओथ ले रहे हैं और कैबिनेट का विस्तार भी उसी दिन, कैबिनेट के मंत्री भी उसी दिन शपथ ले लेंगे। और अचानक 1 घंटे के बाद ये सूचना आती है कि 5:30 बजे जो है सो हेमंत सोरेन अकेले ओथ लेने जा रहे हैं राजभवन। और जाहिर तौर पर उस दिन विश्वास मत से पहले ओथ नहीं दिलाने के पीछे की रणनीति भी यही थी कि जो जानकारी मिल रही थी कि नाराज विधायक कुछ भी खेला कर सकते हैं, क्योंकि अब दल बदल का भी मामला चलेगा तो समय उतना नहीं बचा हुआ है कि उसमें किसी पर कोई किसी तरह का कोई परेशानी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर यह भी एक मुद्दा था जिसको लेकर के
हेमंत सोरेन अकेले इस्तीफा लिए और इसमें कांग्रेस पार्टी की रणनीति काम आई थी। कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि वो अकेले माफ कीजिएगा, वो अकेले ओथ ले लें, शपथ ले लें। तो हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ लिया था। अब सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति मंत्रिमंडल में अब तक बरकरार है। समाचार बताए जाने तक, ये विशेष चलते तक अब तक कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में है कि किसे वो अपने कोटे से, जो 4 मंत्री कांग्रेस पार्टी से बनने हैं, उसमें वो किसे बनाए। कहा तो यह जा रहा है कि अगर एक मंत्री को ड्रॉप किया जाता है तो वो ठीक नहीं होगा, इसलिए 2 मंत्रियों को ड्रॉप किया जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, उसमें 2 मंत्री के नाम सामने आ रहे हैं, बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव का, इनको ड्रॉप किया जाए। अगर ऐसा होता है, क्योंकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से जो सीट खाली हुई है उस पर एक अल्पसंख्यक समुदाय से इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय है। कांग्रेस पार्टी से इरफान मंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लेकिन बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, और यही असमंजस की स्थिति कांग्रेस पार्टी को लेकर के बनी हुई है कि क्या वे पुराने मंत्रियों को रिपीट करें या फिर नए चेहरों को वहां पर लाएं। और अब तो देखना होगा, क्योंकि 7:30 बजे से सीएम आवास पर बैठक भी है सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की, जो कल का विधानसभा सत्र है उसको लेकर। और साथ ही साथ वहां पर जो जानकारी मिल रही है कि यह भी तय हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री होंगे। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर बादल पत्रलेख का विकेट गिरता है तो वहां पर दीपिका पांडे सिंह महंगामा से जो विधायक हैं उनका मंत्री बनना तय है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर रामेश्वर उरांव का टिकट गिरता है, विकेट गिरता है, रामेश्वर उरांव को ड्रॉप किया जाता है, तो उसके जगह पर भूषण बारा या रामचंद्र सिंह चेरो, इन दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। दोनों ही ट्राइबल समुदाय से। यह दृश्य कांग्रेस पार्टी के भीतर बन रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो जो पहले से मंत्री हैं उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होने जा रहा है। एक मंत्री के रूप में जो पिछले 10 साल से 9.5 साल से नहीं हो पाया था, एक बर्थ खाली रह रहा था, 11 मुख्यमंत्री सहित 11 ही मंत्री झारखंड में थे, तो इस बार जो है सो एससी कोटे से बैजनाथ राम को मौका मिल सकता है। अब यही कहा जा रहा है अगर बैजनाथ राम को मौका मिलता है तो चूंकि बैजनाथ राम भी लातेहार जिला से हैं और मनिका से आते हैं रामचंद्र सिंह चेरो, वो भी लातेहार जिला से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में भूषण बारा का कद बढ़ता हुआ दिख रहा है। भूषण बारा मंत्री नए चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी से हो सकते हैं और इसी चीज को लेकर के मंथन था। दूसरी बात यह आ रही थी सामने कि जो ईसाई समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण से भी ये बातें चल रही थी कि भूषण बारा को आगे किया जाए। और यह भी समीकरण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ट्राइबल वोट्स मिले हैं आईएनडीआईए गठबंधन को, तो आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उसका जो कोर वोट बैंक है वो वोट बैंक किसी तरह से उनसे खिसके। और इसी को लेकर वो बन्ना गुप्ता सेफ इसलिए हैं कि बन्ना गुप्ता ओबीसी से आते हैं और ओबीसी से जो दूसरे चेहरा है अंबा प्रसाद, उसको लेकर के भी पार्टी में असमंजस की स्थिति, जो ईडी वगैरह की कार्रवाई हुई है उनको लेकर के, तो बन्ना गुप्ता अपने जगह पर सेफ नजर आ रहे हैं। तो अगर कैबिनेट कल अगर सब कुछ सही रहा और जब विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने, क्योंकि राजभवन में तैयारी शुरू हो गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, और आज रात में या कल सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाम भी भेज देंगे राजभवन कौन कौन मंत्री होंगे, किनको किनको ओथ दिलाना है। और राजभवन के बिरसा मंडप में जो ओथ होने हैं उसमें जो चेहरे दिखाई देंगे उसमें अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन के बाद हफीजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, बेबी देवी, ये मंत्री आपको नजर आएंगे और एक चेहरा जो है सो वो बैजनाथ राम का जुट सकता है। दीपक बिरुआ रहेंगे ही। तो जो 6, 4 और 1 का जो फॉर्मूला है, 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 कांग्रेस और 1 आरजेडी का, आरजेडी से इकलौते विधायक है सत्यानंद भोक्ता, वो रहेंगे ही। अब कांग्रेस में जो असमंजस की स्थिति हुई है वो अगर क्लियर होता है, अगर फेरबदल होती है, जो मेरे पास जानकारी हो रही है इसकी प्रबल संभावना है कि 2 विकेट गिर सकते हैं। लेकिन
2 ढाई 3 महीने चुनाव के बचे हुए, 4 महीने चुनाव के बचे हुए, विधानसभा चुनाव के, अगर कांग्रेस पार्टी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है या कोई इस तरह के स्टेप ना उठाना चाहती है, तो बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव इन दोनों के विकेट गिरेंगे, या जो चुनाव को देखते हुए अगर नहीं किया गया तब तो ये रहेंगे इरफान अंसारी मंत्री बन जाएंगे। तो अगर फेरबदल होता है तो नए चेहरे में अगर आप देखेंगे तो हेमंत कैबिनेट में नए चेहरे में इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और भूषण बारा कांग्रेस कोटे से हो सकते हैं। यानी 4 चेहरे नए आने के संकेत मिल रहे हैं। 12 मंत्रियों में, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों में 4 नए चेहरे आने के संकेत मिल रहे हैं। इन 4 नए चेहरों में एक बैजनाथ राम का चेहरा है, दूसरा इरफान अंसारी का। ये लगभग तय मान के चलिए, क्योंकि एससी कोटे से एक भी मंत्री हेमंत सरकार में नहीं है और हेमंत सोरेन चाहेंगे कि इस बार एससी को खुश करने के लिए, एससी आबादी के बीच में एक देने के लिए कि अपनी तरफ से पैगाम देने के लिए वो एससी कोटे से बैजनाथ राम को मंत्री बना सकते हैं। इरफान अंसारी का आलमगीर आलम के जैसे अल्पसंख्यक कोटे से उनका कांग्रेस पार्टी में तय है, अल्पसंख्यकों को किनारे कांग्रेस पार्टी करने की स्थिति में नहीं है। अब 2 नए चेहरे जो हैं, दीपिका पांडे सिंह महिला हैं, उसके बाद आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया पहले, फिर उनका टिकट काट के प्रदीप यादव को टिकट दिया गया, और इसके बावजूद वो अपने विधानसभा में, जबकि प्रदीप यादव अपने विधानसभा में निशिकांत दुबे से हार गए, लेकिन दीपिका पांडे सिंह महगामा में निशिकांत दुबे को आगे नहीं बढ़ने दी। तो ये एक साइन है कि चुनाव में टिकट कट जाने के बाद भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में दीपिका पांडे सिंह ने अपना 200% समर्पण दिया चुनाव में और अपने विधानसभा में उन्होंने लीड दिलाई। दूसरा महिला है, राहुल ब्रिगेड की मेंबर हैं। पॉजिटिव पॉइंट बहुत है। अगर फेरबदल होता है तो दीपिका पांडे सिंह का भी मान के चलिए कि उनका मंत्री बनना तय है और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आधी आबादी को लेकर के, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जिस तरह से देश भर में आवाज बुलंद कर रहे हैं, वैसी स्थिति में जब झारखंड विधानसभा में 4 महिला विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है, तो उसमें अगर एक महिला को, क्योंकि 4:1 4 पर 1 मंत्री पद का जो फॉर्मूला तैयार हुआ था जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी 2019 में, उस समय कि 4 विधायक पर 1 मंत्री पद होगा, तो इस हिसाब से भी महिला कोटे से कांग्रेस पार्टी में 4:1 में 1 कोटा महिला का बनता है। उसके बाद भूषण बारा के बारे में आ रहा है, नाम आ रहा है, तेजी से सामने आ रहा है कि भूषण बारा को मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये जो सरकार पूरे फुल फॉर्म में कल से सब कुछ ठीक रहा तो कल से आ जाएगी पूरे कैबिनेट के साथ, तो इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होने जा रही है? दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार का, क्योंकि जितने दिनों का समय बचा हुआ, अगर पूरी तेजी के साथ भी वैकेंसी निकाल कर उसका एग्जाम किया जाएगा, तो जो घोषणाएं की गई हैं हेमंत सोरेन के द्वारा या INDIA गठबंधन के द्वारा, उन घोषणाओं पर अमल नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें उन्होंने #JSSC लॉलीपॉप कैलेंडर नहीं चलतो, आपको याद होगा इससे पहले 60-40 नहीं चलतो का नारा चला था और युवाओं का प्रबल समर्थन उसको मिला हुआ था, और अब #JSCC लॉलीपॉप कैलेंडर नहीं चलतो ये नारा चला हुआ है और इसको भी युवाओं का समर्थन मिल रहा है, छात्रों का समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा चल रहा है, मुहिम चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो है #conduct JSSC CGL इन अगस्त ओनली, यानी अगस्त में JSCC CGL के एग्जाम को कराने को लेकर के युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो वो रोजगार का है, और इस मामले में सही मायने में देखें तो कोई भी सरकार जो घोषणाएं की है, जो वायदे किए हैं रोजगार को लेकर के, उस पर खड़ी नहीं उतरी है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या झारखंड की हेमंत सरकार हो या इससे पहले की चंपई सरकार हो। किसी भी सरकार ने रोजगार के मामले में जो है सो अपने वायदे को पूरा नहीं किया है। वर्तमान सरकार ने भी, जो INDIA गठबंधन की सरकार है, चाहे हेमंत सोरेन का 2019 की में बनी हुई सरकार हो या फिर फरवरी में बनी हुई सरकार चंपाई सोरेन की हो और अब हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए तब की बात हो,
तो किसी भी सरकार ने रोजगार के मामले में 5,000 7,000 की जो नौकरी देकर के गिनती करवाने की बात होती है वही काम चल रहा है और इससे युवा ठगे जा रहे हैं और ये मुद्दा लगातार बनता जा रहा है। और अब समय ऐसा है कि जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड में भी चुनाव कराए जाएंगे, तो समय ज्यादा नहीं बचा हुआ। जुलाई महीना का आज 7 तारीख हो गया है। अगस्त और सितंबर अक्टूबर महीने में चुनाव होगा। अगर ये इसी तरह की स्थिति रही तो सितंबर में अगस्त लास्ट में जो है, तो सितंबर फर्स्ट वीक में आचार संहिता भी लग सकती है। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो इस स्थिति में क्या 2 महीने 3 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो पाएंगे, क्या उसके रिजल्ट प्रकाशित हो पाएंगे? और यही शंका युवाओं को घेरे हुए है और यही वजह है कि जो चलाया जा रहा है जेएससीसी लॉलीपॉप कैलेंडर नहीं चलता और इसके बाद कंडक्ट जेएससीसी सीजीएल इन अगस्त ओनली, ये जो मुहिम चलाया जा रहा है इसके पीछे की रणनीति यही है। और हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना हो या फिर 1932 खतियान वाली बात में जो राजनीति की जा रही हो, लेकिन सारा कुछ होने के बाद जो स्थिति कायम हो रही है रोजगार के मामले में या फिर बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में जो स्थिति है वो सबके सामने है। और ऐसी स्थिति में युवाओं का जो रोष है वो सोशल मीडिया पर दिखना शुरू हो गया है। और अब जब सरकार का पूर्ण रूप से गठन हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है कि सड़कों पर भी इस तरह की चीजें दिखाई दें। अभी पीजीटी वाले मामले में जो है सो आप देख रहे हैं, राजभवन के सामने छात्र धरना दिए हुए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है, हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। 4.5 साल सरकार रोजगार देने में असफल रही है। 4.5 साल में अब जो समय है, अगर इस समय में तेजी के साथ अगर सरकार रोजगार के क्षेत्र में काम भी करती है तो उस तरह से जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हो सकते हैं कि साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो पूरे नहीं किए जा सकते हैं। विपक्ष भी इसी को मुख्य मुद्दा बना रहा है, रोजगार को मुद्दा बना रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विपक्ष ने भी राज्य में जब तक सत्ता में विपक्ष रहा उसने भी नौकरियां नहीं बांटी हैं, नौकरियां नहीं दी हैं, यह भी सच्चाई है। और इसका उदाहरण है कि 24 साल के झारखंड में जेपीएससी के 11 एग्जाम कंडक्ट होने और उसमें भी उस एग्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो न्यायालय में अभी तक जो है सो एक पहले जेपीएससी का तो आप समझिए कि उनको जो है सो फैसला भी कोर्ट से आ चुका है उनके ऊपर। दूसरी जेपीएससी का भी मामला कोर्ट में सीबीआई जांच में फंसा हुआ है। तो ये स्थिति अगर जिस प्रदेश की रहेगी, जो सबसे बड़ी संस्था नियुक्ति लेने वाले की हो, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया हमेशा कोर्ट में चैलेंज की जाती रही हो, जाहिर तौर पर है कि यहां पर युवाओं को, छात्रों को परेशानी होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत यह होता है कि एज तो बढ़ता जाता है, लेकिन सरकार बार बार कोशिश करती है एज को कम करने की, हम एज लिमिट बढ़ाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर वो एज का समय बढ़ जाता है। अब 4 साल में ही देख लीजिए आप क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये बड़ी चुनौती होगी। और सब देखने वाली बात ये होगी, हेमंत सोरेन भी युवा हैं और लगातार उनके तेवर जो दिख रहे हैं, फिर वापसी के जेल से आने के बाद उनके तेवर और तेज दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हेमंत सोरेन का स्टेप क्या होता है, खास करके रोजगार के मामले पर, क्योंकि युवा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार जो है सो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने है रोजगार की, उसको लेकर के राज्य सरकार अब क्या स्टेप उठाने जा रही है, क्या कदम उठाने जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। और जो रही बात विश्वास मत की, तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हेमंत सोरेन के साथ हैं। हेमंत सोरेन आसानी से विश्वास मत हासिल करेंगे। जो कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है मंत्रियों के चयन को लेकर के, वो कब तक खत्म होती है? क्या आज ही मंत्री के लिए, क्योंकि प्रभारी भी आ रहे हैं, रांची आ रहे हैं, जो बैठक होने वाली है उसमें वो भी शामिल होंगे, तो वो तय हो जाएगा, आज ही तय हो जाएगा। और रही बात, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का, इस पर सरकार क्या काम करती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।